रवि, रवि, अबे दरवाजा खोल, क्लास के लिए लेट हो जाएगा। ऐसी कैसी गहरी नींद में सोया हुआ, दरवाजा नहीं खोला सर? बॉडी को नीचे उतारो। सर, ये कौन मिला? इसको एविडेंस पाउच में डाल दो और देखो कहीं सुसाइड नोट लिख के रखी है क्या। ठीक है। कपिल, ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? नासिक। उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। जी सर। सर, पूरे कमरे की तलाशी ले ली और बॉडी को भी चेक किया है, लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, बॉडी किसने देखा था सबसे पहले? सर, मैंने। सर, रवि रूममेट था मेरा। कल रात जब लैपटॉप में मूवी देख रहा था मैं तो। अरे यार, तू फिर से यहाँ पे फिल्म देखने लग गया है। कल एकता मैम मेरा टेस्ट लेने वाली है, तू बाहर जा, मुझे पढ़ाई करनी। यार, हमेशा पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरे नाम का पढ़ लेना तू। जा रहा हूँ मैं। तो आप रात भर हॉल में थे, रूम में नहीं गए? सर, रूम में तब जाता जब वो दरवाजा खोलता। रात को 2:30 बजे जब मूवी खत्म हुई तो मैंने दरवाजा नॉक किया, उसको आवाज भी लगाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं बाहर हॉल में सो गया। फिर सुबह क्या हुआ? मैं विंडो से देखने गया कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। जब मैंने विंडो से देखा तो वो पंखे से लटका हुआ था। सर, मैंने सरला मैम को इन्फॉर्म किया। तुम रवि के रूममेट हो ना, तो उसके बारे में काफी कुछ जानते हो। क्यों सुसाइड किया होगा उसने? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही कोई उसको बुरी आदत थी। सीधा साधा खुश रहने वाला बंदा था सर। मेमोरी है क्या? ओए, ये ले, तू भी थोड़ा रिलैक्स हो गया भाई। नहीं भाई, तुम लोग भी पियो। मुझे रिलैक्स होना होगा तो मैं कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ूंगा। अबे किताबी कीड़े, एक दिन तो मस्ती कर ले। मस्ती तो मैं कर रहा हूँ, और मुझे मस्ती करने के लिए ना ये सब दारू की जरूरत नहीं पड़ती, समझा? तुम सबने कुछ और देखा सुना? सर, कल रात को तो हम लोग जल्दी ही सो गए थे। सुबह जैकी 7 बजे चिल्लाने की आवाज सुनी तो उठे और देखा तो। तुम दोनों कहाँ थे? सब हम लोग रात को अपने रूम में ही थे, और सर हम लोग भी जल्दी सो गए थे। सच बोल रहे हो? हो सर। ये बंगला आपका है? जी सर, ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। यहाँ मैं और मेरी बेटी एकता रहते हैं। तो अब दोनों ही रहती है बंगले में? आपके पति नहीं रहते आपके साथ? नहीं सर, हम लोग 5 साल से अलग रहते हैं। हमारा डिवोर्स केस फाइल हो चुका है और अभी तक फाइनल नहीं हुआ। इस बंगले में आप कोचिंग भी लेती है, पीजी भी रखे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, एकता टीचर है और पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल वर्क भी करना चाहती है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना बाहर गांव से आने वाले जरूरतमंद बच्चों के लिए रहना, खाना और ट्यूशन की सस्ते में व्यवस्था की जाए। रवि उन्हीं बच्चों में से एक था। गरीब घर से था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। जय ने बताया आज कुछ टेस्ट लेने वाली थी आप? उसने कहा कि कल एकता मैम टेस्ट ले रही है। जी, टेस्ट? हाँ, जिसकी वजह से रवि प्रेशर में था। नहीं सर, मैं तो कोई टेस्ट नहीं लेने वाली थी। अच्छा, इसका मतलब रवि ने जय से झूठ बोला होगा। सर, किसने किसको क्या बोला मुझे नहीं मालूम, पर मैं कोई टेस्ट नहीं लेने वाली थी। आप इतनी घबरा क्यों रही है? नहीं सर, मैं घबरा नहीं रही हूँ। वो इतना बड़ा हादसा हो गया तो बस थोड़ा डर गई हूँ। जरा, नाम क्या तुम्हारा? गोविंद। क्या करते हो? नौकर हूँ यहाँ पर। रवि ने सुसाइड क्यों किया बता सकते हो? नहीं साहब। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। जब मेरी पोस्टिंग माटुंगा के पुलिस स्टेशन में थी, रवि का यह केस मेरे पास आया। ऊपर से आत्महत्या लगने वाला ये केस
अपने आप में बहुत सारे संगीन राज छुपाए बैठा था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। चिरके, मुझे सब लोग तो नॉर्मल लगे, सिवाय उसका रूममेट जय, निखिल और देवेश। वो काफी घबराए हुए लगे। क्या वजह हो सकती है उनकी घबराने की? एक काम करो, उनका मोबाइल डाटा चेक करो, पता चलेगा। ठीक है सर। वैसे सर वो रवि के फोन को चेक किया है, लेकिन उसके फोन में कुछ मिला नहीं है सर। और सर सबसे अजीब बात, उसके फोन में ना तो कोई फोटो है, ना कोई वीडियो, ना कोई टेक्स्ट मैसेज। फोन पूरी तरह से खाली है उसका। पूरी तरह से खाली है? मतलब हमारे काम की कोई चीज हो सकती है। आत्महत्या की वजह? एक काम करो, उसका मोबाइल डाटा रिकवर करो। ठीक है सर। रवि चाय वड़ी ला लेते। साहब, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? बैठे बैठे। आपके बेटे रवि के बारे में पूछताछ कर रही थी, त्याच्याबद्दल काहीतरी सांगा। रवि के बारे में? रवि के बारे में क्या बोलना है साहब? रवि हमारा इकलौता बेटा है साहब। हम दोनों कुछ पढ़े नहीं, पर उसको पढ़ने का बड़ा शौक है। हाँ साहब, हम गरीब लोग हैं, उसके आगे की पढ़ाई कैसे करते ना हम लोग, तो हम लोग ने कर्जा निकाला। नंतर रवि पुढच्या शिक्षणासाठी मुंबईला गेला और बोलता है उसको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के बाद पूरे गांव की सेवा करेगा। उसे कोई परेशानी थी? हो साहब, मुझे परेशान तो है। क्या है कि वो पिछले कुछ दिनों से फोन करके ना 15-20 हजार रुपए मांग रहा है। वो सरला मैडम है ना, जहाँ पे वो रहता है, कह रहा है कि उन्होंने कुछ फीस बढ़ा दी है। साहब तुम्हें बकता है हमारा, हमें गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे साहब? पर साहब ये सब क्यों पूछ रहे हो आप? आपके बेटे रवि ने आत्महत्या की है, उसकी वजह जाननी है हमें। अरे देवा! रवि! 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 क्या हुआ आपने रवि को? रवि तू नहीं जा सकता हम लोग को छोड़ के। रवि! रवि! साहब मेरा बेटा मरा नहीं है, वो खुद को मार नहीं सकता साहब। ये वो क्लास में जाता था ना मैडम के पास, वहां कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके साथ कुछ गलत किया है साहब, उसको मारा गया है साहब। मेरा बेटा मर नहीं सकता साहब, नहीं मर सकता मेरा बेटा। देखिए, आप फीस का टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा इंटेलिजेंट है, उसे स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएगी। और हम है ही ना, उन जैसे लड़कों के लिए तो हमने इंस्टीट्यूट खोला है अपना। झूठ बोलो ये औरत, ये सबसे मीठी मीठी बातें करती है और सबसे पैसा ऐंठती है, फंसाती है ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहा हूं मैं? तूने मारा है मेरे बच्चे को, तूने मारा है। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तूने मारा। क्या कर रहे हो? तू हट, बीच में मत आ, क्यों ले जाएगी? हट, तुम पीछे। तूने मारा मेरे बच्चे को, बोल पैसे के लिए मेरे बच्चे का खून किया ना? देख अभी ना मेरा खून भी तेरे सर पे आएगा, देख। एग्जाम में बेटा आप उनको छोड़ के चला गया, और आप भी मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी? क्या किया आपने? हॉस्पिटल ले उन्हें। क्यों किया आपने? ले जाओ इन्हें हॉस्पिटल। हेलो, नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। ये रवि के पेरेंट्स का कहना था कि आपने एक्स्ट्रा फीस मांगी है और उसकी वजह से रवि परेशान था। नहीं सर, एक्स्ट्रा फीस वाली कोई बात ही नहीं थी। आप चाहिए तो बाकी बच्चों से बात कर सकते हैं। हो सकता है रवि ने अपने पेरेंट्स से फीस के नाम से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे हो, और इसीलिए शायद उन्हें लगता हो कि उसने फीस की वजह से आत्महत्या की। काफी परेशान लग रहे हैं आप, छुपा रही हमसे कुछ? नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही। वो बस जिस तरह से रवि के पापा ने माँ पर हमला किया उससे डर गई हूँ। वो तो रिएक्ट करेंगे, उनका इकलौता बेटा जो था रवि, नेचुरल है। लेकिन एक चीज मुझे नेचुरल और नॉर्मल नहीं लग रही। रवि ने जैसे कहा था टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए जब बाहर के रूम में आके बैठा था। आप कह रही टेस्ट नहीं थी,
रवि के पेरेंट्स का कहना है आपने एक्स्ट्रा फीस मांगी थी, इसलिए रवि परेशान था। आपका कहना है मैंने एक्स्ट्रा फीस नहीं मांगी थी। सच क्या है? सच बताइए, ये तो अंदर करना पड़ेगा। पाटिल मैडम। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोचिंग के नाम से सोशल सर्विस करते हैं और आप हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप चाहिए तो बाकी बच्चों से पूछ लीजिए। गोविंद, बुलाओ सबको। जी क्या गोविंद? नमस्कार सर। कैसा है? ठीक है। बच्चों को बुला। आप जाएंगी? जी मुझे बात करनी है अकेले में। टीचर ने एक्स्ट्रा फीस मांगी थी आपसे? अच्छा, एकता टीचर कैसी है? अच्छी है सर। दिखने में नहीं, पढ़ाई में प्रेशर देती है पढ़ाई के लिए? नहीं सर। फार होशियार मुला आहात तुम्ही। गुड। सिरके, या तो ये लड़के झूठ बोल रहे या तो रवि किसी बात से जरूर परेशान था, इसलिए अपने माँ बाप से पैसे मांग रहा था। सर ये भी तो हो सकता है कि सरला सच बोल रही हो। ये लड़के पैसों के नाम पे अय्याशियां करना चाहते हो और इसीलिए अपने माँ बाप से पैसे मांग रहे हो। नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये रवि करियर ओरिएंटेड लड़का था, लेकिन किसी बात से जरूर परेशान था, कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। एक काम करो शिरके, उसका मोबाइल डाटा रिकवर करवाओ। शायद हमें कुछ ऐसी चीज मिले जिससे पता चल सकता है कि इस बंगले में चल क्या रहा था। हाँ मैडम करेक्ट, मैंने किया। कौन से मैडम की बात कर रहे हैं? सरला या एकता? पता नहीं सर, वीडियो के साथ जो मैसेज आया उसमें सिर्फ इतना लिखा है, आई हैव द प्रूफ, यू विल पे। अब ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगी। कौन से मोबाइल से आया वीडियो? सर ये एकता शाह के मोबाइल से आया। एकता शाह? शिरके, अगर ये मैसेज एकता शाह के मोबाइल से आया है तो उस पर केस बनेगा, आत्महत्या के लिए उकसाने का। एकता टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गई है। कब और कहां? कल सुबह भांडारकर इंस्टीट्यूट पुणे। वो ट्रेनिंग हमेशा वहीं होती है। कदम, इंस्टीट्यूट में फोन लगा और एकता को लाइन पे ले लो। सर लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? शिरके, निगाह क्यों पूछ रहे हैं? हाँ मैडम करेक्ट, मैंने किया। क्या एकता ने? अच्छा, तो ये वीडियो भी एकता ने बनाया, तो ये तो पता चला होगा आपको कि रवि किस मैडम के बारे में बात कर रहा है। वो मेरे बारे में बात कर रहा था सर। 3 अप्रैल को जब एकता घर आई तो रवि, तुम माँ के रूम में क्या कर रहे थे? रवि, रवि, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? बोलो माँ, क्या हुआ? माँ क्या हुआ? बोलो। रवि ने मेरा रेप किया है। रवि ने आपके साथ रेप किया था, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? क्या करते सर बता के? बदनामी तो हम दोनों की और हमारे इंस्टीट्यूट की होती ना सर। मुझे लगा था ये सब कुछ वही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि एकता उसके कमरे में कब गई और कब कन्फेशन वीडियो किया। तूने मैडम का रेप किया है ना? मैडम करेक्ट, मैंने किया। सर मैंने भांडारकर इंस्टीट्यूट में कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि एकता ने वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर भी करवाया था, लेकिन वो वहाँ पे पहुंची ही नहीं। सर मैंने एकता को कॉल भी किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहुंची नहीं मतलब? कहाँ गई हो? शिरके,
घर की तलाशी लो, एकता है क्या देखो, क्या किधर फरार है। सर मेरी बेटी घर से गायब है और मुझ पे ही शक कर रहे हो। मैंने कहा ना वो घर पे नहीं। आप रिलैक्स रिलैक्स। कदम, तुम बाजू वाला रूम देखो, कड़े बाथरूम चेक करो। सर क्या हुआ? सर बाथरूम में कोई नहीं। सर उस रूम में भी कोई नहीं है। तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे? सर बहुत एकदम अचानक से आ गए तो। एकता कहाँ है? सर हमें कैसे पता होगा? नहीं पता हमें। चलो। ये साइन यहाँ से कहाँ तक गया? यहाँ तक, और फिर बंद कहाँ हुआ? सर एकता के कॉल रिकॉर्ड देखें सर। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका फोन माटुंगा से साइन बस स्टैंड की तरफ ट्रेवल कर रहा था सुबह 7 बजे, और सर सुबह 9 बजे उसका फोन वहीं पे बंद हो गया और उसके बाद उसका फोन ऑन नहीं हुआ सर। अच्छा, ये फाइल सर। एक काम करो शिरके, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। वैसे सर उन तीनों लड़कों के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं और इस बारे में मैंने उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की है। वो तुकाराम भी सच कह रहा था सर। इन तीनों लड़कों ने अपने माँ बाप से 15 से 20 हजार रुपए मांगे थे फीस के लिए। और सर इन तीनों लड़कों के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर कॉमन है, ये। इस नंबर से इन्हें फोन भी आते थे और मैसेज भी आते थे। जब इस नंबर के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला किसी प्रकाश पाटिल का नंबर है, लेकिन सर एड्रेस जो दिया था वो पूरी तरह से फेक है। और सर जिस दिन रवि ने सुसाइड किया, इसी नंबर से उसे फोन भी आया था और मैसेज भी आया था। रवि ने मरने से पहले अपने बाप तुकाराम से बात की, तुकाराम के बाद रवि के फोन पर मैसेज आया और उसके बाद रवि ने सुसाइड किया। और तब से लेके अभी तक ये नंबर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ सर। इसका मतलब ये तीनों लड़के हमसे झूठ बोल रहे थे। शिरके, तीनों को उठा के ले गया। अरे दिवेश फटाफट रेडी हो जा, अरे पार्टी करने चल रहे अपन। देवेश पार्टी वेन्यू पे पहुंच चुका है, तू भी आजा माटुंगा पुलिस स्टेशन। है ना, 30 मिनट से ऊपर टाइम में लेना, तो पार्टी रास्ते पे होगी, समझा? शिरके, हेयर स्टाइल देखी, एक ही सलून, एक ही टाइम, एक ही कुर्सी पे। प्रकाश पाटिल कौन है रे? बोलो किसका नंबर है? सर वो स्टडी ऐप वाले का नंबर है। स्टडी ऐप के लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तभी उसको हमारा नंबर मिल गया। उसके बाद सर हमने उसको 1000 बार मना किया कि हमको कुछ नहीं सीखना है, पर फिर भी कॉल करता रहता और मैसेज करता रहता। स्टडी? हाँ सर। पार्टी किस बात की कर रहे थे? किसी बात की नहीं सर, वो आज पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, आज वीकेंड भी है तो हमने सोचा कि आज पार्टी करते हैं। हाँ सर। पापा ने? हाँ। जाओ पार्टी करो। जाए? हाँ जाओ। शिरके, सर इनके बैंक डिटेल्स निकालो। झूठ बोल रहे हैं हमसे, छुपा रहे कुछ तो भी। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? थोड़ा बैठ और चिल मारना, छोड़िए सब। यार तुम लोगों को यहाँ पे रहना रहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। जब से साला रवि ने इस पंखे पर लटक अपनी जान दी है ना, मुझे इस रूम में घुसने से भी डर लगता है। क्या पता साले की आत्मा यहीं बगल में बैठी हो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और ऊपर से तुम लोगों ने पुलिस से भी झूठ बोल दिया। यार मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना यार, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन यार, पहले बैठ बैठ भाई, तू बैठ। सुन, तेरे भाई ने ना सब इंतजाम कर लिया, समझा? एक काम कर, बियर पकड़, बियर पी और ठंडा हो जाना, फिर तो टेंशन नहीं रहा। इधर ऐसे
सर ये तो एकता शाह की बॉडी है। इसके कान में रिंग नहीं दिख रही है। पटेल मैडम जरा बॉडी ले सर करा। सिर पे गहरी चोट है, सिर की खून भी जमा हुआ लग रहा है। बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो और पूछताछ करो किसी ने यहाँ बॉडी को फेंकते हुए देखा है। और एक काम करो, इसके घर से यहाँ तक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कुछ क्लू मिलता है क्या। वैसे सिर के ये सायंस से यहाँ क्या कर रही थी? एकदम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देखिए मैडम, संभालिए अपने आप को और एकता के मर्डरर को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। मेरी एकता तो पूना जाने वाली थी, वो वडाला कैसे पहुंच गई सर? पूना जाने वाली थी? पूना कैसे जाने वाली थी? बस से, ट्रेन से? सर एकता हमेशा साइंस से बस पकड़ती थी पूना जाने के लिए। सरला, ये लोग क्या कह रहे हैं? एकता हमें छोड़ के चली गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ बोलो सरला। आप कौन? सर मैं एकता का फादर। सर एकता के कातिल को ढूंढ निकालिए सर, वो मेरा सब कुछ थी सर, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। सरला के साथ तो सब खत्म हो चुका है, कब का। ये एकता ने रवि के कन्फेशन का वीडियो बनाया कि उसने सरला का रेप किया है और उसके बाद में रवि ने सुसाइड कर लिया और जिसने वीडियो बनाई उस एकता का भी मर्डर हो गया। बॉडी वडाला में मिली, इसका मतलब वो पूना नहीं गई, ये कंफर्म है। सिर्फ एक काम करो, एकता का पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसका मर्डर लोकेशन और तुकाराम का लोकेशन मैच होता है कि देखो। क्या ऐसा तो नहीं तुकाराम ने बदले की भावना में एकता को मारा हो? ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, अच्छा कब की बात है? ठीक है सर, वो निखिल के बैंक अकाउंट के बारे में एक बात पता चली है सर। वो निखिल ने हमसे कहा था कि उसके फादर ने उसके अकाउंट में 75,000 ट्रांसफर किए हैं। वो आज पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। लेकिन सर वो ट्रांजेक्शन उसके फादर ने नहीं बल्कि एकता के फादर शाह ने किया था। हाँ सर, और उसके एक दिन पहले एक बार और 75,000 रुपये ट्रांसफर किए गए और वो ट्रांजेक्शन भी शाह ने किया था, टोटल 1.5 लाख रुपए सर। सिर्फ मुझे पहले से लग रहा था ये लड़का झूठ बोल रहा है। क्या निखिल ने पुलिस स्टेशन में बोलवा? क्यों रे, तू तो उस दिन बोल रहा था तेरे पापा ने पैसे दिए। सुरेश शाह तेरा बाप है? हाँ, 2 दिन में 1.5 लाख रुपए दिए तेरे को। किस चीज के पैसे दिए थे? सर वो कुछ दिन पहले मैंने सरला मैम और सुरेश को झगड़ते हुए देखा था और उनके लॉयर्स भी उनके साथ में ही खड़े थे। मुझे हर महीने एलिमनी के 50,000 रुपए चाहिए, वरना सबके सामने ये जो सती सावित्री समाज सेविका बनी फिरती है ना, वो सारी नौटंकी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। लालच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। अरे मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी की। ये डायलॉग बाजी किसी और के सामने, मुझे मालूम है तो कितनी शरीफ है। बस एक सबूत चाहिए, नहीं कोर्ट में नंगा किया ना तो मैं भी सुरेश शाह नहीं। शाबाश बेटे, तूने मेरा काम आसान कर दिया। आपका काम तो सिर्फ तभी आसान होगा जब आप मुझे इस वीडियो के 2 लाख रुपए दोगे, वरना भूल जाओ। 2 लाख? मैं कहां से लाऊं 2 लाख? 50,000 दे सकता हूं। अगर मुझे इसके 50,000 लेने होते ना तो मैं आपको वीडियो दिखाता ही नहीं। आप फोकट में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। रिलैक्स, टेक इट इजी। आपस में समझ लेते हैं ना। देखो 2 लाख नहीं, 1.5 लाख दूंगा। फिर सुरेश ने 2 दिन में मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और मैंने उसे वो वीडियो मेल कर दिया। क्या था वीडियो में? शायद उस वीडियो में मेरा क्या था? हाँ, भजन, कीर्तन, भांगड़ा, क्या था? सर वो मेरा और सरला मैम का वीडियो था। निखिल, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होगा ना तुम पर। क्यों ना तुम्हारा प्रेशर थोड़ा हल्का कर दो। आओ ना निखिल।
मतलब सरला ने खुद उसके साथ सोने के लिए तुम्हें प्रोवोक किया? सर सिर्फ मुझे ही नहीं, जय, रवि और दिवेश को भी प्रोवोक किया सर। लेकिन बाद में उन लड़कों को छोड़ दिया उसने, शायद उन्हें वो लड़के पसंद नहीं आए। एकता को पता था उसकी माँ क्या करती है? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि सरला मैम ने हमको धमकी दी थी कि एकता मैम या फिर किसी और को कुछ भी पता चला, सरला मैम हम पे रेप केस का चार्ज लगा देगी। अच्छा, ये सुरेश शाह को तूने जो वीडियो दिया तूने खुद बनाया था? नहीं सर, ये वीडियो गोविंद ने रिकॉर्ड किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वीडियो बन रहा है ना मस्त वीडियो? हाँ, इतनी आसानी से। अब कितनी मेहनत किए हैं हम, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए कि नहीं? ज्यादा नहीं, सिर्फ 15,000, वो भी 2 दिन, कोई जल्दी नहीं है। और अगर तुम नहीं देना चाहो ना तो कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं तुम्हारे माता पिता को दे देता हूँ, देखते हैं वहां पर से कितना पैसा मिलेगा। है। सर गोविंद सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सब लड़कों को ब्लैकमेल करता था। और जो आप प्रकाश पटेल का नंबर पूछ रहे थे ना सर, प्रकाश पाटिल कौन है रे? स्टडी ऐप वाले का नंबर है, किसी ऐप बेचने वाले का नहीं था, इसी गोविंद का था। वो इसी नंबर से हमें ब्लैकमेल करता था सर, फोन करके और मैसेज करके। सर गोविंद का कहना है कि वो ये सब कुछ सरला मैम के कहने पे करता है, और जितने भी पैसे उससे आएंगे वो सब पैसे सरला मैम के पास जाएंगे। तुम में से किसी ने गोविंद को पैसे दिए थे? हाँ सर, हम सब लोग फैमिली वालों से एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के नाम पे पैसे मंगाते थे। मतलब रवि को पैसे नहीं मिले और पैसों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हो सकता है सर, क्योंकि उसके पापा बहुत गरीब है। आई डोंट थिंक कि 15,000 देना उनके लिए पॉसिबल है। अच्छा, ये वीडियो के बाद तुम और बाकी लड़के सरला के पास फिर से गए थे? कितनी बार? सर अरे कितनी बार? सब गिनती याद नहीं है सर, जितनी बार उन्होंने बुलाया उतनी बार हम लोग गए थे। मैंने उन लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाया क्योंकि वो अडल्ट थे, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, ये आपने क्राइम नहीं किया, लेकिन गोविंद के साथ उनका वीडियो बनाकर पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया, यह क्राइम किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। किसने बताया आपको? इसने बताया आपको? ये झूठ बोल रहा है सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वीडियो बनाएगा मेरा, ब्लैकमेल करेगा मुझे। झूठ नहीं है साहब, सच कह रहा हूं मैं। इन्होंने कहा वीडियो बनाओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। इन्होंने कहा साहब, झूठ बोल रहा है। कहने पर किया साहब, इन्हीं के कहने पर किया। सर, प्रकाश पाटिल के नाम पे जो फोन लिया गया था वो इस गोविंद के कमरे में मिला है, और इस फोन में वो वीडियो, वो फोटो सब कुछ है, और वो मैसेजेस भी हैं जो उन 3 लड़कों को ब्लैकमेलिंग के लिए भेजे गए थे। देखो बेटा गोविंद, ये शिरके है ना, मार मार के आधा बना देगा, उससे पहले पूरी सच कहानी सुना दे, समझा? तूने मैसेज भेजा था? हाँ साहब, मैंने भेजी थी। बता, तूने उस रात रवि को क्या मैसेज भेजा था? यही कि अगर एक दिन में 20,000 का जुगाड़ नहीं किया ना, वो मैडम के साथ वाला वीडियो उसके माता पिता को दिखा दूंगा। शिरके, इसकी हड्डी पसली एक करो और इस पे चार्ज लगाओ, ब्लैकमेल और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का। ले जाओ इसको। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं साहब? साहब, इनका मोबाइल था साहब, इनका मोबाइल था, इनके कहने पर मैंने मोबाइल उठा दिया था। आपको पता है आपने क्या किया? देखिए सर, मैं गोविंद नहीं हूँ, मुझे भी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और वो जो चारों लड़के हैं ना, वो 18 साल के ऊपर के हैं। हमारे बीच में जो भी हुआ है हमारी मर्जी से हुआ है। मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने कोई इल्लीगल काम नहीं किया। आपकी वजह से रवि की जान गई। आपकी बेटी आपको इनोसेंट समझती थी, और रवि से कन्फेशन के चक्कर में वो खुद कल्प्रिट बन गई, इसीलिए उसका मर्डर हुआ होगा। आपने दूसरों का नहीं, खुद का घर उजाड़ा है। आजकल सब पुलिस को लॉ सिखाते हैं। सर, एकता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से एकता की मौत 8 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में हुई है। इसके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था सर। मतलब जिस दिन ये पुणे जाने वाली थी? राइट सर। वैसे सर, एकता की एक कान की इयरिंग गायब है। हो सकता है कि जिसने इसके ऊपर हमला किया उस वक्त वो कहीं गिर गई हो। रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि एकता 3 महीने प्रेग्नेंट थी।
क्या सरला को ये बात पता थी एकता प्रेग्नेंट है? पता नहीं सर, हो भी सकती है और नहीं भी। वैसे सर मैंने एकता के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जिससे एकता अक्सर बात करती थी, दिन में भी रात में भी। और जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकाली हैं तो पता चला है कि वो नंबर किसी दीपक पंडित के नाम रजिस्टर्ड है। मैं और एकता एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और वही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर मेरी नौकरी एक कॉलेज में लग गई तो मैंने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, लेकिन फिर हम बाहर मिला करते थे। आपको पता था वो प्रेग्नेंट थी? हाँ सर, एकता ने मुझे इसके बारे में थोड़े दिन पहले ही बताया था। हम इसके बारे में मिलके बात करना चाहते थे। 8 तारीख को उसे सायन से बस पकड़ के पुणे जाना था और मैं सायन में ही रहता हूँ, तो हमने सोचा कि मिलके बात कर लेते हैं। 8 तारीख को सुबह हम मिले भी थे। दीपक 3 महीने हो गए, अब तो पेट भी दुखने लगेगा। तुम बताओ मैं कब तक रिलैक्स रिलैक्स एकता, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं 1-2 दिन में ही हमारी शादी की बात तुम्हारी माँ से करता हूँ। जैसे वो हाँ बोल देंगे ना, हम उसी दिन शादी कर लेंगे। ओके? अच्छा चलो मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी और पुणे पहुंचते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। फोन भी गया, जल्दी जल्दी में चार्ज करना ही भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाके चार्ज कर लेना। उसके बाद मैं उसे बस स्टैंड छोड़ के चला गया। वहां से कहाँ गए? वहां से मैं सीधा कॉलेज चला गया था सर, और वहां जाके मैंने उसे बहुत बार फोन ट्राई किया मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा शायद चार्ज करना भूल गई होगी, फिर सोचा एक बार मुंबई वापस आ जाएगी तो बात कर लेंगे, मगर वो तो वापस आई नहीं सर। बस अगले दिन उसके मर्डर की खबर मैंने न्यूज़पेपर में देखी। तो तू एकता के घर पे भी नहीं गया, हमारे पास भी नहीं आया, यही प्यार था तेरा? रवि, जो कि लालच और हवस का शिकार हुआ था, जिन पर उसने भरोसा किया उन्होंने उसे धोखा दिया। ये रवि का तो केस सॉल्व हो गया, लेकिन एकता के केस में हमारे पास जो सस्पेक्ट था उसके खिलाफ हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं था। दीपक के अलावा एकता की जिंदगी में बाहर का कोई इंसान नहीं था जिसके पास उसके मर्डर का मोटिव हो। इसलिए हमने सरला और सुरेश को खंगालने का डिसीजन लिया। आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े? भला मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को? क्योंकि आपने झूठ बोला, आपके साथ रेप हुआ है, बल्कि आपने रवि और उसके दोस्तों को यूज किया। हाँ करती थी तो एकता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उल्टा वो मेरे लिए अपने बाप से लड़ गई थी। मतलब जिस दिन एकता पुणे जाने वाली थी उसकी एक रात पहले सुरेश बहुत शराब पीकर घर आया था। अपने आप को बहुत शहनी समझती है ना? वन मोर डे ऐसा एक्सपोज करो ना, खुद आएगी मेरे पास। शेरिमिन कर दे, शेरिमिन कर दे। ऐसे नहीं मिलेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। जो करना है कर लो, हिस्सा तो क्या तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे जा जा देना पड़ेगा। चल सरला टीचर। अगर एकता नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होती। एकता तुम इस गिरी हुई औरत के लिए तुमने मुझे अपने बाप को मारा। अगर मेरी माँ को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो लड़ाई लड़नी है कोर्ट में लड़िए, यहाँ नहीं। चलिए जाइए यहाँ से, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। चलिए। मेरी बच्ची नहीं होती ना। चलिए यहाँ से। अच्छा नहीं किया तूने। चलिए। बहुत भारी पड़ेगा। सर, सुरेश ने मारा है मेरी बेटी को। उसने जरूर उस दिन का बदला लिया है। सर, सायन बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज में सुरेश एकता को बस से उतारकर गाड़ी में बिठाते हुए दिखा। एकता मेरी बच्ची थी सर, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तू ही बताएगा कैसे मारा। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने एकता को नहीं मारा। नहीं मारा तो बस स्टैंड किस लिए गया था उसको लेके? सर मैं सायन बस स्टैंड गया था, मैं मानता हूँ,
लेकिन मैंने एकता को मारा नहीं सर। मुझे एकता पर बहुत गुस्सा आया था। सरला जैसी औरत के लिए उसने मुझ पर, अपने बाप पर हाथ उठाया था। मुझे उसे सरला की सच्चाई बतानी थी सर, इसलिए घर पहुंचकर मैंने उसे वो वीडियो सेंड किया। लेकिन सुबह तक कोई डिलीवरी रिपोर्ट ही नहीं सर। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। लैंडलाइन पर फोन किया तो गोविंद ने बताया कि वो सायन बस स्टैंड जाने को निकली है, पूना जाने के लिए। तो फिर मैं भी वहां चला गया सायन बस स्टैंड। एकता, एकता बेटा, बेटा रुक जाओ प्लीज। देखो कल रात जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी बेटा। एक बार, आखिरी बार मेरी बात मान लो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एकता ऐसा मत करो प्लीज। देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बेटा। मैं उसे वहां से दूर लेके गया और सरला और निखिल का वीडियो दिखाया। नहीं पापा, माँ ऐसा नहीं कर सकती। जरूर निखिल ने कुछ किया। निखिल ही नहीं, तुम्हारी माँ ने सबके साथ ऐसा किया है। रवि ने तुम्हारी माँ का रेप नहीं किया था, तुम्हारी माँ ने उसे फंसाया था अपने जाल में। फिर खुद बचने के लिए सारा इल्जाम उस बेचारे लड़के पे डाल दिया। रोते रोते अचानक गाड़ी के बाहर निकली और चली गई। फिर मैं भी वहां से चला गया सर। ये तुम्हारा विजन भी तो हो सकता है। उसको तुम बस स्टैंड लेके गए, फिर वहां से वडाले ले गए, उसको मार दिया और जंगल में फेंक दिया। नहीं सर, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। सर उसके जाने के बाद मैं भी चला गया ऑफिस जाने के लिए नरीमन पॉइंट। सर मेरी बच्ची थी वो, मेरी प्यारी बच्ची। मैं कैसे मार सकता हूँ उसे? मेरा विश्वास कीजिए सर। छिड़के सर, इसको अंदर लेके जाओ। सर जब तक सच नहीं बोलेगा ना, पानी भी नहीं दूंगा सर। पानी दिखाना भी मत उसको प्लीज चल बट प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर। सुरेश शाह को हमने हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका मोबाइल लोकेशन ये दिखा रहा था कि वो 11:30 बजे सायन से लेके नरीमन पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, और उसके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में भी वो दिख रहा था। और पीएम रिपोर्ट के हिसाब से एकता का मर्डर मॉर्निंग 10 से 11 के बीच में हुआ था। वडाला में मर्डर करके 15 मिनट के अंदर नरीमन पॉइंट पहुंचना मुश्किल है। एकता के इस मर्डर केस में हम डेड एंड तक पहुंचे थे, तभी एक बात मुझे सूझी। तो ये सरला के साथ जितने लोग भी कार्यक्रम करते थे, उन सब लोगों के तू वीडियो बनाता था, है ना? जी। तो इन 4 लड़कों के अलावा तूने और किसी का वीडियो बनाया था? बनाया। किसका? दीपक पंडित। दीपक पंडित? वो टीचर? तो तूने उसको ब्लैकमेल क्यों नहीं किया? किए थे सब, लेकिन वो लीडर निकला साहब। बोला जो करना है करो, एक पैसा नहीं दूंगा। और मुझे ही फंसाने की बात कह रहा था वो। कुछ लेने के देने ना पड़ गया, इसलिए मैं भी सोचा जाने दो। अच्छा, सिरके इसका मतलब है दीपक का अफेयर सिर्फ एकता के साथ नहीं, उसकी मां सरला के साथ भी चल रहा था। सौताला सियाना समझता हूँ माँ के साथ, बेटी के साथ। तो मैं मान रहा हूँ ना। जब मैं उसका ट्यूशन देने जाता था तो मेरा सरला के साथ रिलेशन था। तो ट्यूशन बंद हो गई, तेरा ये सब कुछ बंद हो गया, तो उसको मिला नहीं? मिला ना, लेकिन मेरा उसके साथ कोई अफेयर शफेयर का लफड़ा नहीं था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एकता से शादी करनी है। मैंने सोच लिया कि ये सब काम मैं छोड़ दूंगा। मेरा सिरके कितना जेंटलमैन आदमी है ये, ईमानदार। चल सुना, ईमानदार की कहानी सुना। उस दिन एकता को बस में बिठाने के बाद मैं सरला से बात करने गया, मगर वो मेरी बात सुनते ही चिल्लाने लग गई। यहाँ मेरे साथ रिलेशनशिप रख रहे हो और वहां मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी, और ऊपर से चाहते हो कि मैं तुम्हारी और एकता की शादी को परमिशन दूं? कतई नहीं। हाँ, तुम्हारी परमिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम उसकी माँ हो। और ऐसे क्या चिल्ला रही हो? हाँ? तुम नहीं जानती थी कि ये रिलेशनशिप क्या है? बंद करो ये फालतू का नाटक। मुझे तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करना है। मैं एकता के साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। एकता से पहले तुम पर मेरा हक है। हक था, अब नहीं है। अब मुझ पे सिर्फ एकता का हक है। अच्छा,
फिर एक आखिरी बार, फिर तुम्हें जहां जाना है वहां तुम चले जाओ। मैं जानता था कि सरला मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। माँ, माँ, चुप। और माँ, आप क्या कर रही थी? आप क्या आप नहीं जानती कि मैं इससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ इससे? तू आज इससे प्यार करती है ना? मैं इसके साथ रिलेशनशिप में तब से हूं जब से तूने सोचा भी नहीं था। मतलब पापा बिल्कुल ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स तो छोड़िए, आपने मेरे बॉयफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा। और तुमने जब मुझे प्रपोज किया था तब से तुम मेरी माँ के साथ। एकता प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। एकता, चले जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने आज से पहले एकता को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया सर। मैं जानता था कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा शायद टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर मुझे वो मौका ही नहीं मिला। क्या प्रूफ है तू वहां से निकला था? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरे को एकता ने देख लिया उसके माँ के साथ, तुझे लगा अपनी बदनामी हो जाएगी, तूने एकता को मार दी। सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं एकता को मार नहीं सकता सर। मैं उससे बहुत प्यार के पंछी, बहुत होगी तेरी कहानी। पिछली बार भी यही सुनाया था, सब झूठ है। सच कहानी क्या है ना, लिख के रख, और तेरे को सुना नहीं हो मुझे बुला, तब तक यहीं बैठने का। कळले इथेच बसून ठेवायला। हो सर। जी आप शाम को आ जाइए। शिर्के गाड़ी चेक करो, अच्छी तरह से घर छान मारो, देखो किधर मर्डर वेपन मिल जाएगा। कर दे बगा कदम। ये आप मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हो? अभी कौन से मर्डर वेपन की बात करें आप? ये देखिए, ये एकता का एयरिंग लग रहा है और गाड़ी की बैक साइड पे ब्लड स्पॉट्स भी हैं। इनकी गाड़ी में मिला? हाँ सर। इनको अपने गाड़ी में लो। चलो हटे मैडम। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो मैंने कुछ किया? अरे उस दिन दीपक के जाने के बाद मेरा और एकता का बहुत झगड़ा हुआ। आपने कभी सोचा है कि आपने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है? रवि ने आपकी वजह से सुसाइड कर लिया और आज आपने अपनी बेटे का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। चाहती क्या है वो बोल? मैं आपको आपके किए की सजा दिलाना चाहती हूँ। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी। एकता नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा है। डर और गुस्से का इस्तेमाल गलत जगह करने का नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। जैसे वो रवि और एकता को मौत से पहले आने वाले गुनाह की दस्तक जरूर मिली थी, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया था। सरला का रवि के साथ संबंध रखना और उनकी वीडियो को लेकर गोविंद का ब्लैकमेल करना, ये दोनों रवि के लिए दस्तक थी। सरला का एकता को हमारे यहाँ आने से रोकना, ये एकता के लिए दस्तक थी, लेकिन दोनों ने उसे अनसुना कर दिया। अगर वो उसे पहचान पाते तो शायद वो जिंदा रहते। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता तो, लेकिन सच मानिए तो जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक दस्तक का फासला है। उसे पहचानना बहुत जरूरी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी खबर। टिकट टिकट। गोगी कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? और मैं इस बस में कैसे आई? बोल ना। कहाँ जा रही है बस? पुणे। आमना, आमना हमको नहीं मालूम कि हम यहाँ बस में कैसे आए। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बस मेरा पीछा मत कर, और अब अगर मुझसे मिला या किसी के आगे ऐसा कुछ बोला जिससे मेरी बदनामी हुई तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझा?
दिन से तेरा फोन बंद है, कुठे होतीस तू? बोल ना। 2 दिन? हाँ 2 दिन। मालूम है ना तेरा निकाह होने वाला है। अगर यही हरकतें रही ना तो इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या रिश्ता लगा रखा है तुमने? एक अंधे हकीम के साथ निकाह करी हो तुम मेरा। साला बुड्ढा उसके घर काम करने क्या गई कि उसने तुमको पैसों का लालच दे दिया। मेरा निकाह नहीं सौदा कर रही हो तुम मेरा। क्या बकवास कर रही है तू? और ये बुड्ढा बुड्ढा क्या है? वो तेरे होने वाले शौहर है। और 2 दिन कहां थी तू? बोलना। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा केस शुरू हुआ था एक 16 साल के लड़के गोगी की लाश मिलने के साथ, लेकिन इस केस की तह में ऐसे कई घिनौने जुर्मों की एक लंबी फहरिस्त थी और था एक गहरा राज। उन 2 दिनों का राज जो आमना और गोगी के उस सफर से जुड़ा था जो नासिक से पुणे जा रही बस में खत्म हुआ था। लेकिन तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राज इस केस का पैमाना इतना बड़ा कर देगा। सर, इसकी बॉडी पे कहीं भी एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क नहीं है। लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है सर। सुसाइड तो नहीं किया इसने? सुसाइड किया है या किसी ने मारकर तालाब में फेंका है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। आसपास पता करो, कोई इस लड़के को जानता है क्या? ओके सर। जानता तो नहीं साहब, लेकिन कल शाम जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इसको देखा था और इसके साथ एक और लड़का था। माफ कर दो, बेवकूफ समझा मुझे। माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। कौन था वो लड़का जो इसे मार रहा था? मालूम नहीं साहब, पर शायद उन लोगों को पहले भी मैंने यहाँ पे देखा है। उसका स्केच बनवा सकते तुम? मैं आंख का अंधा हूं, लेकिन दूर का दिखता है। तुझे दवा की नहीं, मेरी दुआ की जरूरत है। कैसी दुआ? मैं आमना। अरे आमना, अरे मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेता हूँ। खाने में क्या बनाना है? अरे खाने को छोड़ो, तुम आप अंदर आओ, आओ, आओ। अरे देखो इधर, हमारा निकाह होने वाला है ना। मेरे को आपसे निकाह नहीं करना, मैंने बोल दिया है अम्मी को। तमीज इधर। मैं अंधा हूं ना? हाँ, मैं अंधा हूं ना? ये देख, मेरी अलमारी में आंखें। तू सफाई करते करते तूने मेरे सारे पैसे पे सफाई कर दी। अपनी फूफी के लड़के से रोज सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करवाता हूं मैं। बोल, मुझसे निकाह करेगी कि नहीं? तो मैं तुझे जेल करवा दूंगा। हाँ शिंदे सर, जिस लड़के की लाश लेक पे मिली थी उसकी पहचान पता चली है। गोगी नाम है उसका। वो अपने भाई के साथ अगरकर वाड़ी में रहता था। अगरकर वाड़ी? मैं पहुंचता हूँ। जी चलिए। ये गोली का बड़ा भाई कहाँ है अभी? पता नहीं साहब, कल से उनका दरवाजा बंद है। इसका नंबर है आपके पास? हाँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। उसके भाई का नंबर तो बंद आ रहा है। इसको जानती हैं आप? सब यही तो सुनील है। क्या? हाँ साहब, ये गोगी का बड़ा भाई सुनील है। सर, गोगी का घर यही है, लेकिन पता चला है कि जिस लड़के से गोगी का झगड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि गोगी का बड़ा भाई सुनील है। लेकिन अभी उसके घर में ताला लगा है और सुनील का फोन भी बंद है। ताला तोड़ दो। चेक करो अंदर।
बिहार से थे। सुनील 2 साल पहले नौकरी करने के लिए यहाँ आया था। फिर 6-7 महीने पहले वो अपने छोटे भाई गोगी को भी यहाँ ले आया। जिस कमरे का मालिक कौन है? दिलावर शेख नाम है, चिंचवड़ में कहीं रहता है। घर में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुनील को गोगी के साथ उस पॉइंट पे देखा गया था और उन दोनों का झगड़ा भी उस आदमी ने विटनेस किया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गोगी के मर्डर में सुनील का ही हाथ है और इसलिए अपना फोन बंद करके वो गायब हो गया? अगर बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल किया है तो जाहिर सी बात है वजह भी बड़ी रही होगी। इन दोनों भाइयों के बारे में पता करो और इसके मकान मालिक दिलावर से उनका नेटिव एड्रेस निकलो। हो सकता है सुनील बिहार चला गया। वेरी गुड, अब बहुत बेटर था। मीरा ताई, वो टीवी पे जो डांस शो आता है ना, उसमें हिप हॉप सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। मुझे वो टीवी शो वाले डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप हिप हॉप जानती हो क्या? शालिनी जी, तुम भरतनाट्यम से इतना बोर हो गई हो? हिप हॉप करते करते तुम हमारे भरतनाट्यम का मजाक उड़ा रही हो। मीरा ताई, शालिनी के बात का बुरा मत मानो। शी इज न्यू ना। बुरा तो मैंने अपने पति का भी नहीं माना था। वो तो मेरे भरतनाट्यम से नहीं, मुझसे भी नफरत करता था। बाय, ध्यान से जाना। बाय मैम। तरीका तो बहुत अपनाया, लेकिन क्या है ना शालिनी जी, क्या भाई नहीं करती? तू यहाँ से निकल जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। तू इतना भाव क्यों खाती है? हाँ? अरे प्यार करता हूँ तेरे से। आगे से मेरा रास्ता रोका ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा? अपन निक। सर मैंने सुनील और गोगी उन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर गोगी का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद था, जबकि उसकी लाश हमें 3 दिन पहले मिली थी। और सुनील का फोन 2 दिन पहले नासिक में बंद हुआ था। नासिक में? तो उसके कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर निकला जो नासिक से? नहीं सर, ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन हाँ इन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड में एक कॉमन नंबर मिला है जो अभी बंद है। इसका नंबर है? सर ये नंबर एक फेक आईडी देकर लिया गया है और इसी नंबर से सुनील को लास्ट कॉल की गई थी और इस कॉल के आधे घंटे बाद सुनील का फोन बंद हो गया। दोनों भाई एक फेक आईडी से खरीदे गए नंबर के टच में थे। छोटा भाई मारा गया और बड़ा भाई गायब है। क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? हमें सुनील के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ये कौन? ये सुनील की माँ है। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। सुनील अपने ही छोटे भाई को कैसे मार सकता है? अगर मार नहीं सकता तो वो गायब कहाँ हो गया अभी? हम तो खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे। हमें सुनील और गोगी के कॉल रिकॉर्ड में ये नंबर मिला है। आप बता सकती हैं नंबर किसका है? साहब, हमारे मोबाइल में तो नहीं है और हमें ये नंबर के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें शक है कि जो भी ये नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो गोगी की मौत और सुनील के गायब होने का राज जानता है। अच्छा ये बात बताइए कि सुनील और गोगी ने कभी भी आपको कोई ऐसी बात बताई जिसे लेकर वो परेशान हो? हम गरीब लोग हैं और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए सुनील यहाँ पे नौकरी करने आया था और 6-7 महीने पहले सुनील हाजीपुर आया तो गोगी ने भी उसके साथ आने की जिद पकड़ ली। भैया इन बार हमें भी पुनः साथ ले चलो। तू वहाँ जाके इस पर क्यों दबाव बढ़ा रहा है?
अरे माँ, हम कौन सा वहाँ मस्ती मारने जा रहे हैं? हम ना वहाँ जाकर भैया की तरह काम ढूंढेंगे। क्यों भैया, हमें वहाँ काम मिलेगा ना? और फिर सुनील गोगी को लेकर शहर आ गया। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? 4-5 दिन पहले हमने सुनील को फोन किया था, तब वो काफी परेशान लग रहा था। तेरी आवाज क्यों बुझी बुझी सी लग रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, सब ठीक है। झूठ मत बोला। गोगी से बात करवा हमारी, उसी से पूछते हैं हम। नहीं अम्मा, गोगी अभी घर पर नहीं है। वो जब आएगा मैं बात कर रहा हूँ ना आपकी उससे। और फिर बाद में न गोगी का फोन आया न सुनील का। उनको हमने फोन किया तो दोनों का फोन बंद था। और फिर आप बस आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आई कम इन सर? आओ शिंदे। सर, ये गोगी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक गोगी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। सर, हो सकता है सुनील ने ही अपने भाई गोगी को पानी में धक्का दिया हो। मैं कम इन सर? सर, गोगी और सुनील के कॉल रिकॉर्ड में जो कॉमन नंबर मिला था उसके बारे में पता किया। सर, उस नंबर से उनके मोहल्ले में रहने वाली आमना नाम की एक लड़की को कई बार फोन किया जाता था। शिंदे, मिलो सामने से। सर, हाँ, नाम ले। पीछे हटिए, सब पीछे हटिए, पीछे 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 पीछे। साहब, इस बस का लास्ट स्टॉप है। करीबन 2 घंटे पहले हम लोग ने नासिक से बस लाके यहाँ पे खड़ी की थी। सब पैसेंजर उतर गए थे और हम लोग भी खाना खाने गए थे। वापस आके देखा तो ये लड़की मरी पड़ी थी। कौन है लड़की, कुछ पता है? साहब, नासिक बस स्टैंड से हम बाहर निकले तब बीच रास्ते में एक लड़के के साथ बस में चढ़ी थी लड़की। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो, पूरे रास्ते सूखी हुई आ रही थी। और इसके साथ जो लड़का था वो कहाँ? मालूम नहीं कौन था। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि वो इस लड़के को ऐसे अकेला छोड़ के चला जाएगा। साहब, मुझे लगता है पूना नहीं आया होगा, वो बीच रास्ते में उतरा होगा। सर, इसके पर्स से ये आईडी मिला। शालिनी आप्टे। हाँ सर, मैं जानती हूँ गोगी को। वो दरअसल काम ढूंढ रहा था, तो मैं जिस घर पे खाना बनाने का काम कर रही थी वहाँ पे साफ सफाई वाले लड़के की जरूरत थी, तो मैंने बस उसे अपने मालिक से मिलवाया था। साहब, ये वही लड़का है, इसको काम की जरूरत है। क्या नाम है? गोगी। गूंगा है क्या? नहीं साहब, मैं ही हूँ गोगी। गोगी ने कुछ दिन काम किया वहाँ पे, लेकिन उसे जमा नहीं तो फिर छोड़ दिया उसने। तुम्हें मालूम है ना कि गोगी का मर्डर हुआ है? हाँ सर, मुझे पता चला। इस गोगी के बड़े भाई सुनील के बारे में क्या जानते हो तुम? मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। ये नंबर किसका है? मालूम नहीं सर। हमें उस आदमी की डिटेल चाहिए जिसके यहाँ तुमने गोगी को काम पे लगवाया था। जी सर। देखिए, शालिनी की बॉडी हमें पुणे बस स्टैंड पर एक बस में मिली और शालिनी उस बस में नासिक से पुणे आई थी। नासिक से? आपको नहीं मालूम? नहीं साहब, 3 दिनों से हम लोग औरंगाबाद में थे। रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शालिनी नहीं आई क्योंकि उसके एग्जाम्स थे।
वो यहीं रुक गई थी। देखिए, हमें पता चला है कि शालिनी नासिक से पुणे जिस बस में आई थी उसी बस में उसके साथ एक लड़का भी चढ़ा था। हो सकता है वो लड़का शालिनी का बॉयफ्रेंड हो, आपकी बेटी का किसी से कोई अफेयर। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, उसका कोई बॉयफ्रेंड कोई अफेयर नहीं था। हमें पूछे बगैर शहर के बाहर चली जाए ऐसी लड़की नहीं थी वो। तुमने ये क्यों बोला? गोगी सलीम मियां के यहाँ काम करता था। अब बेकार में पुलिस वाले सलीम मियां को परेशान करेंगे। मैं तो चाहती ही हूँ कि वो मुसीबत में फंसे। आमना, सलीम साहब। कौन? जी मैं सब इंस्पेक्टर विशाल चंदे। जी हाँ, गोगी ने कुछ वक्त मेरे यहाँ काम किया था, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गोगी की लाश मिली हमें। लाश? भट्टी क्यों कर रहा है भाई? छोड़ो ना। ये भाई, इसकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरा माँ का बच्चा है यार, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे संभालो इसको? आप मेरी मानिए ना, एक बार इसको झाड़ लगवा के देखिए, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी के फादर महेश का कहना है कि शालिनी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जबकि कंडक्टर कह रहा है कि उसने शालिनी को किसी लड़के के साथ देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं वो कंडक्टर हमसे कोई झूठ बोल रहा हूँ? पर पाटिल, कंडक्टर झूठ क्यों बोलेगा और किस मकसद से? और सोचने वाली बात यह है कि हम गोगी मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं सुनील को, और सुनील का फोन बंद हुआ था नासिक में, और शालिनी भी नासिक से ही आ रही थी। ये महज इत्तेफाक है या शालिनी के कॉल रिकॉर्ड निकलो? हो सकता है हमें उसमें उस लड़के के बारे में कुछ क्लू मिले जिसके साथ वो नासिक से आ रही थी। सर। और हाँ, उस कंडक्टर के बारे में पता करना। ओके सर। सर ये गोगी एक सलीम नाम के आदमी के यहाँ काम करता था। सलीम ने यही बोला कि गोगी ने अचानक से उसके यहाँ से काम छोड़ दिया। अब काम क्यों छोड़ा इसकी वजह पता नहीं चल पाई। मैं सलीम पे कुछ शक? सर कुछ कह नहीं सकते, ही इज ए ब्लाइंड मैन। देखना, मुझे आमना पर शक जरूर है और मैंने उसकी फील्डिंग भी लगा दी है। जब से गोगी की लाश मिली है उसका भाई सुनील भी गायब है। इस सुनील को ढूंढते रहो। इस केस में सुनील का मिलना बहुत जरूरी है। सुनो, आज तेरे पापा होते तो तुम दोनों को काम करने के लिए परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गोगी अभी छोटा है, नए शहर में ध्यान रखना अपने भाई का। अम्मा एकदम फिक्र मत करना हमारी, देखना हम वहाँ जाकर अच्छे काम का जुगाड़ कर लेंगे और फिर तुम्हें भी यहाँ से हम पूना ले जाएंगे। मैं कम इन सर? कम। सर मैंने शालिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। इसके कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो भी बंद है। किसका है? सर ये नंबर एक फेक आईडी देकर लिया गया है। एक फेक नंबर सुनील और गोगी के कॉल रिकॉर्ड्स में भी था। लेकिन सर ये नंबर उस नंबर से बिल्कुल अलग है। शिंदे, हमारे सामने दो मर्डर केसेस हैं, एक गोगी का और एक शालिनी का, लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज है। गोगी के भाई सुनील का फोन नासिक में बंद होता है और शालिनी की मौत भी नासिक से पुणे आने वाली बस में ही होती। हो ना हो, दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। शालिनी के पेरेंट्स से मिलते हैं, हो सकता है वो हमें सुनील और गोगी के बारे में कुछ बता पाए। राइट सर। शालिनी लगातार इस नंबर के टच में थी। देखिए जरा, क्या आप जानते हैं नंबर किसका है? नहीं सर, इस नंबर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। साहब, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। कहिए। दरअसल शालिनी के लिए कुछ गहने बनाए थे हम लोगों ने, अब घर में वो गहने भी नहीं है। लेकिन शालिनी के सामान में तो कोई गहने नहीं मिले।
और ना ही इसकी बॉडी पर। तो जिस लड़के के साथ वो नासिक से आ रही थी उस लड़के ने उसके गहने। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि शालिनी के जीवन में कोई लड़का था ही नहीं। महेश जी, हो सकता है जिस नंबर का जिक्र हम कर रहे हैं वो नंबर कोई लड़का इस्तेमाल कर रहा। अच्छा, आप ये सुनील और गोगी को जानते हैं? नहीं सर, पहले कभी देखा नहीं है इन लोगों को। महेश जी, हमें शालिनी के सामान की तलाशी लेनी होगी, शायद उससे हमें कुछ क्लू मिल सके। सर ये देखिए। ये बच्चे कौन है शालिनी के साथ? सब शालिनी भरतनाट्यम सीखती थी ना, उसने अपने मैडम के साथ एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। ये वहीं के फोटोग्राफ्स हैं। क्या नाम मैडम का? मीरा। शालिनी और उसके दोस्त मीरा मैडम के पास ही डांस सीखते थे। दीदी, आप क्या हुआ? रो क्यों रही हो आप? कुछ नहीं, तू जा। और ये क्या टाइप कर रही हैं आप? मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पाप से मुक्ति चाहिए। दीदी, आपने दवा ली है ना? मुझे दवा की नहीं, दुआओं की जरूरत है। दुआओं की जरूरत है? क्या बोले जा रही दीदी आप? मेरा बच्चा। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मेरा बच्चा। मैं कम इन सर। कम इन। सर, ये शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शालिनी की बॉडी पर सीरिंज के कई मार्क्स मिले हैं सर। उसकी बॉडी में एक नशीली दवा इंजेक्ट की गई जिसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। नशीली दवा? रेप के साइन? सर, स्ट्रगल के साइन तो नहीं मिले हैं, लेकिन शालिनी सेक्सुअली एक्टिव थी, तो हो सकता है उसको कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। और उस कंडक्टर ने भी बोला था कि शालिनी एक लड़के के साथ बस में चढ़ी थी। तो शालिनी के साथ जो कुछ भी हुआ होगा तो उसी बस में हुआ होगा जिस बस से वो नासिक से पुणे आ रही थी। और यह भी हो सकता है कि किसी ने लूट के इरादे से शालिनी को वो नशीली दवा इंजेक्ट किया। शिंदे, याद है शालिनी के घर से हमें कुछ फोटोग्राफ मिले थे, ये देख। और गोगी भी किसी ब्रांड आदमी के लिए काम करता था। ये दोनों केसेस कॉमन है। लेकिन सर, मैं आगे सर काम सर, नासिक पुलिस का फोन आया था। हमने उन्हें सुनील की फोटो भेजी हुई थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें एक अज्ञात लाश मिली थी। उस लाश का चेहरा सुनील से मिलता है, ये देखिए सर। और उसका गला भी रेता गया था। सुनील को हम उसके छोटे भाई गोगी के कत्ल का सस्पेक्ट मान रहे थे, लेकिन सुनील खुद ही विक्टिम बनकर सामने आया था। और शालिनी का केस भी सुनील और गोगी के केस से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शालिनी के कत्ल का ताल्लुक भी नासिक से ही था, लेकिन हमारे सस्पेक्ट पुणे में भी थे। एक तरफ जहां हम उस शख्स को ढूंढ रहे थे जो फेक आईडी से खरीदे गए उस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था, वहीं हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या शालिनी के गहनों को कहीं बेचा गया था, ताकि वहां से हमें कातिल की कोई लीड मिल सके। लेकिन गोगी, सुनील और शालिनी के कत्ल के पीछे किसी का क्या मकसद था, इसका अंदाजा हम बिल्कुल नहीं लगा पा रहे। शालिनी मेरे पास भरतनाट्यम की क्लासेस लेने के लिए आती थी, और जब से उसकी मौत हुई मैंने क्लासेस लेना बंद कर दी। बंद कर दी? मतलब परमानेंटली नहीं सर। दीदी का कहने का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए। वो क्या है ना सर कि जब से शालिनी की मौत हुई है तब से दीदी के सारे स्टूडेंट्स को काफी धक्का पहुंचा है। ये आपके भाई? जी। हमें शालिनी के घर से कुछ तस्वीरें मिली हैं और हमें पता चला कि शालिनी ने आपके साथ कुछ प्रोग्राम किया था। आप बता सकते हैं तस्वीरों में ये बच्चे कौन? सर, ये जीवन शांति एनजीओ के बच्चे हैं, और इन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनके प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म करूं। अच्छा, सलीम खान, कि ये भी इस एनजीओ से जुड़े? नहीं सर, इन्हें मैंने कभी पहले वहां नहीं देखा। अच्छा, शालिनी आपकी स्टूडेंट रही है तो आप उसके बारे में काफी कुछ जानती होंगी। क्या शालिनी की लाइफ में कोई लड़का था? जाहिर सी बात है, अगर कोई होगा तो यहां भी आता रहा होगा। नहीं सर, मुझे इतना तो नहीं मालूम, पर वो लड़की करियर के लिए बहुत फोकस थी, बहुत पैशनेट थी।
मीरा ताई, मुझे ना टीवी शो के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप मुझे गाइड कर सकती है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? फिर वो 2 दिन तक मेरी क्लासेस में आई ही नहीं। तो एक दूसरी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसने कुछ सीक्रेट प्लान किया था। सीक्रेट प्लान? उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा, आपने एनजीओ का नाम क्या बताया? जीवन शांति। अरे मना किया था ना तुमको, मना किया था ना। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो ना मुझे प्लीज, छोड़ो ना। सर, ये गोगी जिस सलीम नाम के आदमी के यहाँ काम करता था, मैंने पता किया उस सलीम का उस जीवन शांति एनजीओ से कोई लेना देना नहीं है, और फिलहाल उस एनजीओ से भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जिसका कनेक्शन शालिनी के मर्डर से हो। लेकिन सर, इस सलीम के बारे में कई बातें पता चली है। पेशे से हकीम है, लेकिन लोगों की नब्ज देखकर उनकी भविष्यवाणियां भी करता है। ये आमना भी सलीम के यहाँ काम करती है और उसने गोगी को वहाँ काम पे लगाया। आमना के खिलाफ कुछ मिला? सर, उसके बारे में एक बात पता चली है। गोगी की मौत से कुछ दिन पहले ये आमना 2 दिन के लिए कहीं पर गायब हो गई थी, और उस दौरान उसका फोन भी बंद था, और सर उस समय गोगी का फोन भी बंद था। और अभी हमने नोटिस किया कि ये आमना अक्सर एक फोटो स्टूडियो के बाहर जाती है और वहां से लौट जाती है। लेकिन सर, ये फोटो स्टूडियो काफी टाइम से बंद पड़ा है। पता करो स्टूडियो किसका। और शालिनी की डांस देखे मीरा ने कहा कि शालिनी के फ्रेंड्स ने उसे बताया था कि शालिनी के पेरेंट्स जब औरंगाबाद आए थे तब उसने कुछ सीक्रेट प्लान किया। शालिनी के फ्रेंड से मिले, हो सकता है वहां से कुछ क्लू मिले। सब बोलो पाटिल। सर, कुछ दिन पहले पुणे के एक ज्वेलरी शॉप पर सोने के चेन, ब्रेसलेट, टॉप्स वगैरह बेचे गए थे। सर, मैंने दुकान के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला कि ये सारा सामान उसी ने बेचा था जिस कंडक्टर की बस में हमें शालिनी की लाश मिली थी। हाँ साहब, मेरी शालिनी के ही गहने हैं साहब। मानता हूँ कि मैंने उस लड़की के गहने चुराए थे, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब। गहने चुराने के लिए तूने उसे जमीन का इंजेक्शन दिया था। शालिनी की मौत उसी से हुई है ना? नहीं साहब, मैंने आपको बोला ना कि उसको एक लड़का बस में अकेले छोड़ के गया था, उसी ने कुछ किया होगा साहब। जब मैंने देखा तो लड़की मरी पड़ी थी। उसके गहने देख के मेरी नीयत खराब हो गई साहब। मैंने उसके गहनों के साथ पैसे भी चुराए थे, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब। जरूर उस लड़के ने मारा होगा उसको। ये तो माना तुम कि पैसे और गहने चुराए थे, अब ये भी मान जा कि बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई लड़का नहीं था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वो लड़का था। ऐसे नहीं मानोगे? टिकट काटो इस कंडक्टर। साहब मेरे यकीन कीजिए साहब, वो लड़का था साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। सर, शालिनी ने अपने पेरेंट्स के एब्सेंस में कोई सीक्रेट प्लान तो किया था। सुमन, तुझे पता है मेरे पेरेंट्स औरंगाबाद जा रहे हैं और 2 दिन के लिए मैं घर पे एकदम अकेले हूँ। लेकिन इन 2 दिनों में मैं, बताना क्या प्लान है तेरा? इट्स अ सीक्रेट, तुझे बाद में बता दूंगी। उसने क्या प्लान किया था ये मुझे नहीं बताया। अच्छा, ये शालिनी का कोई बॉयफ्रेंड है? उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन क्या? सर, मीरा मैडम का भाई सचिन शालिनी को लाइक करता था सर। उसने एक बार ही उसे प्रपोज भी किया था, पर शालिनी उसे पसंद नहीं करती थी। शालिनी और उसका कुछ दिन पहले ही झगड़ा भी हो गया था। ये क्या तरीका है? तरीका तो बहुत अपनाया, लेकिन क्या है ना शालिनी जी, क्या भाई नहीं करती? तो फिर शालिनी ने मीरा को उस बारे में कुछ बताया? सर, उस दिन के बाद तो वो क्लास आने ही बंद कर दी। तो वो मीरा मैडम को क्या बोलती? मीरा मैडम को तो खुद शालिनी से चिढ़ होने लगी थी। कैसे चिढ़? शालिनी ने एक बार हिप हॉप सीखने के लिए बोला था। मीरा मैडम को लगा कि उसने भरतनाट्यम का इंसल्ट कर दिया। सर, वो बड़ी अजीब सी थी। शालिनी के बाद तो हमने भी क्लास लेना बंद कर दिया। बोलो पाटिल। सर, मीरा के घर पे लॉक लगा है, दोनों भाई बहन गायब हैं। तो हो सकता है सचिन ही वो लड़का हो जिसने शालिनी को बस में बिठा। मुझसे याद नहीं आ रहा सर, शायद वो लड़का कोई और था। अभी वक्त है, ठीक से सोच ले, कोई लड़का था भी या नहीं। मैं पिटाई के बाद झूठ नहीं बोलूंगा साहब, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ मेरे बस में। कुछ टाइम पहले भी ऐसे ही हुआ था। तब एक लड़का और लड़की थे बस में साहब। वो दोनों नासिक से आ रहे थे। अचानक से उस लड़की की आंख खुली और उसने उस लड़के को पूछा कि वो इस बस में कैसे आई। इसकी बात कर, कौन थे वो? मालूम नहीं साहब, ये लड़का छोटी उम्र का था, 18 साल का भी नहीं होगा, लेकिन लड़की बड़ी थी।
अब इन दोनों को ध्यान से देख, क्या यही दोनों थे? सब यही क्यों बोले? अब आमना भी अपनी मां फरीदा के साथ गायब थी और बस कंडक्टर के बयान से लग रहा था कि शालिनी की तरह गोगी और आमना को भी नशीली दवाई खिलाई गई थी जिसका उन्हें जरा भी इल्म नहीं, और आमना गायब थी। और मीरा का इस तरह गायब होना उसे हमारा सस्पेक्ट बना रहा था। हम मीरा को ढूंढ रहे थे, तभी उसका भाई सचिन जल्दी हमारी गिरफ्त में आ गया। सर, मुझे यहाँ क्यों लाया? पहले तू बता, तेरी बहन कहाँ? मीरा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो कहीं शहर से बाहर गई है। दीदी, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो आप? जा रही तुझसे तंग आकर। अब तुझे जो करना है कर। दीदी, लेकिन कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। शालिनी को नासिक लेकर तो ही गया था ना? नासिक? मैं तो साल भर से नासिक है, मैं तो पुणे से ही बात नहीं गया। तो शालिनी से मेरा क्या मतलब है? तेरा क्या मतलब? रुक, तेरा क्या मतलब नहीं है? तेरे मोबाइल में शालिनी का वीडियो क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता सर, ये वीडियो कैसे है मेरे फोन में? विष्णु, पता लगाओ। नहीं सर, बताता हूँ मैं। सर, मैं शालिनी से प्यार करता था, इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया सर। उसको गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता था। उसने तुझे भाव नहीं दिया तो तूने उसको ऊपर पहुंचाने का इंतजाम कर लिया। इस लड़के को भेजा था उसके साथ बस में। कौन लड़का सर? मैं किसी को नहीं जानता हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा था, किसने मारा? तेरी बहन ने? सर, तो उसके चक्कर में मुझे क्यों मारे सर? पता नहीं उस पागल ने क्या कर दिया सर। कौन पागल? उसका साइकियाट्रिस्ट से इलाज चल रहा था। वो जब भी अकेले में रहती थी बड़बड़ किया करती थी सर कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। पता नहीं सर उसको क्या हो गया था सर। उसके चक्कर में मेरा क्यों मुंह सुझा रहे हो सर? जाकर दीदी को ढूंढो, उसी ने कुछ किया होगा सर, सच्ची कह रहा हूँ मैं। सर, मीरा का फोन अभी अभी मुंबई में ऑन हुआ था और उसने एक नंबर पे कॉल किया था। किसका नंबर? सर, मैं पता लगवा रहा हूँ। तुरंत मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो और मीरा का नंबर ट्रेस करते रहना। सर, ये उस्मान है। ये आमना जिस फोटो स्टूडियो पे जाती थी, ये उसी स्टूडियो का मालिक है। मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया सर। सर, इसके फोन पर भी उसी फेक आईडी के नंबर से कॉल होती थी जो नंबर हमें सुनील, गोगी और आमना के कॉल रिकॉर्ड में मिला था। मतलब इसे उस्मान का केस से ताल्लुक है और हो सकता है कि गोगी, आमना और शालिनी को बस में छोड़ने वाला ये उस्मान ही हो। नहीं साहब, वो लड़का ये नहीं है, वो कोई और ही था। हालांकि उस बस कंडक्टर ने उस्मान को आइडेंटिफाई तो नहीं किया, लेकिन ये उस्मान तभी से गायब है जब से मैं गोगी की लाश मिली। उस्मान के बारे में पता कर। कमिंग सर। आओ देशमुख। सर, आमना से जुड़ी एक और बात पता चली। सर, उसके रिश्तेदारों ने बताया कि फरीदा आमना का निकाह सलीम से करवाना चाहती थी, लेकिन आमना इस निकाह के खिलाफ थी। हकीम साहब तो बड़ी पहुंची चीज निकले। आमना को गायब करवाने के पीछे कहीं हकीम साहब तो नहीं? शिंदे, हकीम साहब की नस फटो लो। सर, मैं कमिंग सर। आओ पाटिल। सर, मीरा ने मुंबई से जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था और उसके बाद उसने वो नंबर बंद कर लिया। साहब, किसने कहा कि मैं आमना से निकाह करना चाहता था? अरे वो तो एक नंबर की चोर थी, मेरी तिजोरी से सारा पैसा निकाल के भाग गई थी। अगर अगले 2 मिनट में आपने नहीं बताया कि आमना और फरीदा समय कहाँ है, तो मैं थाने ले जाकर बात करूंगा। मैं आपसे सोच रहा हूँ। सर, मेरी अम्मी सलीम से जबरदस्ती मेरा निकाह करवाना चाहती थी, लेकिन मैं उसके खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। मैं भागी नहीं थी। लेकिन उस्मान और मीरा तो भागे ना, उन दोनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सर, मैं किसी मीरा को नहीं जानती, लेकिन उस्मान एक नंबर का कमीना है। वो उसी की वजह से मैं और गोगी। साफ साफ बोलो। सर, मैं हमेशा से मॉडलिंग करना चाहती थी और उस्मान ने मेरा पोर्टफोलियो बनाया था।
उस्मान ने मुझे एक फिल्म भी दिलवाई थी। फिल्म? सर चीट किया था उसने मुझे। उसने कहा कि उस फिल्म की शूटिंग नासिक में होगी। अम्मी तो जाने देती नहीं, इसलिए सलीम के घर से चोरी करके भाग गई और गोगी ने मेरी हेल्प की थी और हम नासिक चले गए। नासिक स्टेशन के पास में 2 औरतें हमें रिसीव करने आई थी। फिर नासिक में एक बंगलो में लेकर गई वो हमें। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमें क्या हुआ समझ ही नहीं आया, और जब आँख खुली तो मैं और गोगी बस में थे। तब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मेरे साथ उन्होंने गोगी को भी। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम बेहोश थी, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता कि उन लोगों ने वो? क्योंकि सर थोड़े ही दिनों के बाद मुझे और गोगी को पता चला कि हम दोनों की वीडियो इंटरनेट पे। सुनील भैया को मालूम था कि गोगी 2 दिन मेरे साथ नासिक में था। वो पहले से ही नाराज थे और जब उन्हें वीडियो का पता चला तो उन्होंने मुझे तालाब पे मिलने के लिए बुलाया था। भैया इसमें आमना की कोई गलती नहीं है। आमना का नाम मत ले। फिर मैंने उन्हें उस्मान के बारे में बताया, लेकिन तब तक तो उस्मान अपना स्टूडियो बंद करके गायब था। फिर मैंने उन्हें बताया कि उस्मान ने हमें नासिक भेजा था। वो नासिक चले गए, फिर वापस ही नहीं आए। उस फेक आईडी से लिया गया नंबर उस्मान का था? नहीं सर, उस्मान ने जिससे काम दिलवाया था वो उसका नंबर था। उसने अपना नाम हैरी बताया था। नासिक में वो बंगलो कहाँ जहाँ वो लोग तुम्हें लेकर गए? बंटी खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। अपने हाथ से खा ले, अपने हाथ से खा ले, अपने हाथ से खाओ। पता करो नासिक में अग्निहोत्री बंगलो कहाँ है और उस्मान को ढूंढो। सर माना ही उस्मान इस केस का गेम प्लेयर है, लेकिन मीरा के गायब होने की कहानी को समझ में नहीं आ रही। और शालिनी के मर्डर से उस्मान का क्या कनेक्शन हो सकता है? संजय, शालिनी और मीरा दोनों डांसर्स थे, तो हो सकता है उस्मान ने आमना की तरह शालिनी को भी फिल्म का झांसा दिया, या शायद मीरा को। आओ मीरा, आओ बैठो। सुनो, 2 घंटे बाद तुम्हारी शूटिंग है, तुम्हारे लिए ठंडा भिजवाती हूँ। चल बैठ बैठ। देखो समझा, इधर देखो, इस रूम में देखो। साहब वो मेरा बेटा है, बंटी। तो उसे बांध कर क्यों रखा हुआ था? वो ठीक नहीं है साहब, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कपड़े खोलो और चालू हो जाओ। हाँ साहब, कुछ टाइम पहले वो शकुनी फिल्म्स वाले ये लेके आए थे यहाँ पे। हमें कोई आइडिया नहीं था साहब कि वो लोग ये गंदी गंदी फिल्म्स बनाते हैं। जब वो लोग शूटिंग कर रहे थे तो मेरे बेटे बंटी ने उन्हें देख लिया था साहब। तब से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया साहब। शकुनी फिल्म्स के बारे में आप क्या जानते हैं? बताता हूँ साहब। मैंने आमना को शूटिंग दिलवाई थी और उसको नासिक भेजा था, और फिर वहां हैरी ने
उनकी फिल्म बनाई थी और उन्होंने ही उनको बेहोश करके पुणे की बस में बिठाया था। आमना ने सुनील को मेरे बारे में बोला तो वो मुझे ढूंढता हुआ नासिक आ गया और मुझसे हरी सिंह के बारे में पूछने लगा और बोला कि अगर मैंने उसको नहीं बताया तो पुलिस में जाएगा। फिर मैंने उसको बता दिया और तब फिर मैंने हैरी को भी बोला कि सुनील उसके पास जाने वाला है। फिर हैरी और उसके आदमियों ने सुनील को नासिक में टपका दिया। शालिनी को किसने मारा और मीरा कहाँ? सर हैरी ने शालिनी और मीरा के डांस प्रोग्राम के फोटोज देखे थे एक एनजीओ की साइट पे। आसमान, ये शालिनी और मीरा भरतनाट्यम कर दिया ना, तेरे पुणे की। एक काम कर, चाल फेंक। मुझे लगता है कि हीरोइन बनने का कीड़ा इनमें भी होगा, कमीशन बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके कहने पे ही मैंने शालिनी और मीरा को अलग अलग ऑफर दिया। मैंने उनको बोला कि एक बॉलीवुड की नई प्रोडक्शन कंपनी है जो उनको लॉन्च करना चाहती है। शालिनी ने पहले हाँ कर दी थी, इसलिए मैंने उसको नासिक के दूसरे बंगलों पे भेज दिया। उन लोगों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे नासिक से पुणे वाली बस पे बिठा दिया था। फिर उसके बाद पता चला कि वो बस में ही मर गई थी, लेकिन मीरा को पता नहीं था कि मैंने शालिनी को झांसा दिया था, इसलिए मैंने उसको। बोल, मीरा को कहाँ भेजा? बोल। आज उनकी मड में शूटिंग चल रही है। इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे और पुणे की बस में बैठा। ठीक है। गाड़ी में बैठा। ये मुजरिम पहले भी कई लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुके थे, लेकिन हमारी टीम ने इस फिल्म यूनिट का भांडाफोड़ किया, जिसके चलते उस्मान और हैरी समेत कई गिरफ्तारियां हुई। लेकिन आमना, शालिनी और मीरा खुद अपनी लापरवाही से उन मुजरिमों की साजिश का शिकार हुए। उनके लुभावने ऑफर में एक जुर्म की दस्तक थी, जिसे ना सिर्फ इन्होंने नजरअंदाज किया, बल्कि बिना सोचे समझे, बिना इन लोगों के बारे में कोई पड़ताल किए, ये एक के बाद एक इनके जाल में फंसते चले गए। और आमना की भूल का खामियाजा गोगी को भी भुगतना पड़ा। वहीं सुनील ने खुद जोखिम मोल लिया और अपनी जान गंवा बैठा। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें